शायद ये पहला मौका है जब एमपी की सियासत में जातियों का बोलबाला देखने को मिल रहा है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही जातिगत समीकरण पर काम करती दिख रही हैं। फिर चाहे वो चुनावी घोषणाएं हों या नेताओं के दौरे, जातियों पर ही फोकस नजर आता है। हाल ही में हुई कुछ घटनाओं ने जातिगत राजनीति को और हवा दी है। आदिवासियों की अस्मिता के मुद्दे को लेकर बीजेपी पिछले एक साल से काम कर रही है, तो वहीं सीधी और छतरपुर कांड जैसी घटनाओं ने कांग्रेस को उसे घेरने का मौका दिया है। और इस बार खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोर्चा खोला और ट्वीट कर बीजेपी को आदिवासी विरोधी करार दे डाला। हालांकि बीजेपी ने भी पलटवार करने में देर नहीं की। दलितों पर सबसे ज़्यादा अत्याचार, दलितों की महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार, सबसे ज़्यादा अपराध कहीं घटित हो रहे हैं तो वो राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट में हो रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र बनाने में झारखंड में जहाँ गठबंधन में कांग्रेस है और छत्तीसगढ़ में जहाँ कांग्रेस की सरकार है, वहाँ दलितों के, आदिवासियों के जाति प्रमाण पत्र भी नहीं बन रहे हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस की गवर्नमेंट जहाँ भी है, सबसे ज़्यादा अपराध वहाँ हो रहे हैं। इधर कांग्रेस तय रणनीति के साथ जातियों को साधने की सियासत में जुटी हुई है। कमलनाथ क्या आदिवासी, क्या दलित और क्या सवर्ण, सभी को साधने की कोशिश में है। तो इधर पीएम मोदी ने विंध्य से चुनाव अभियान की शुरुआत की, तो अब वो बुंदेलखंड के सागर में सभा करने जा रहे हैं। इन दौरों को भी बीजेपी की जातियों को साधने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। कांग्रेस भी ऐसा ही मानती है और इस पर मुखर भी है। अब भारतीय जनता पार्टी की नीति और नियत तो एससी अनुसूचित जाति के लोगों के लिए क्या है, इस वर्ग का हर आदमी जानता है। 3 बार विशाल रविदास भवन बनाएंगे तो नहीं बनाया, फोकस की बात नहीं है। हम लोग प्रतिबद्धता के साथ काम करते हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के। उनकी सभा हमने सागर में निर्धारित की है, क्योंकि आवश्यक है कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के जो शब्द हैं, निश्चित रूप से वो अनुसूचित जाति के लोगों के मन में उतरते हैं और उसका निश्चित रूप से सामाजिक और राजनीतिक लाभ हमको मिलेगा। समीकरणों पर नजर डालें तो सूबे की 70 सीटों पर जाति और धर्म का प्रभाव साफ दिखाई देता है। विंध्य की कई सीटों पर जाति आधारित ही चुनाव होता है। यहाँ पर 14% ब्राह्मण मतदाता असर डालते हैं। सूबे में जनजाति का 23% है। मालवा निमाड़ और महाकौशल रीजन की लगभग 37 सीटों पर इनका प्रभाव है। इधर ग्वालियर चंबल में एससी वोट काफी अहम साबित होता है। नवंबर में चुनाव होने हैं और जब तक यदि कोई चुनावी मुद्दा हावी नहीं होता है तो जातिगत समीकरण खासे मायने रखेंगे। ये दोनों पार्टियां समझ रही हैं और दोनों की रणनीति में इसका असर भी देखा जा सकता है। सवाल नंबर 1, क्या इस बार एमपी में जाति की राजनीति बाकी मुद्दों पर हावी रहेगी? सवाल नंबर 2, क्या उम्मीदवारों के चयन में भी जाति आधार बनेगी? सवाल नंबर 3, क्या एमपी की सियासत का मिजाज बदल रहा है? मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है सियासत की जाति। पहले भी हम लोग बात कर ये इस विषय पर भी, और इस विषय पर तो न जाने कितनी बार, कितनी नामों में कितनी बार बातचीत हो चुकी है। कितनी नामों में कितनी बार से आशय यही है कि न जाने कब से ये क्रम चल रहा है। अज्ञे हिंदी के एक नामचीन साहित्यकार हैं, उनकी एक कविता है ये, कितनी नामों में कितनी बार। तो जाति की बात अगर चुनाव में ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता है। चाहे हम मीडिया हों या हमारे नेता हों या फिर मतदाता हों, तीनों के बीच में जाति समीकरण, ये समीकरण भी जुड़ता है सर इसमें, जाति समीकरण। ये बड़ा विचित्र है कि हमें आज़ाद हुए 75 साल हो चुके हैं, लेकिन जाति का ये गणित जो है अभी भी विद्यमान है। और इसीलिए चाहे मंत्रिमंडल का पुनर्गठन हो, गठन हो, चुनाव में टिकट वितरण हो, सारे समीकरणों में सबसे महत्वपूर्ण समीकरण होता है जातिगत समीकरण। और यही वजह है कि कई बार इसी समीकरण के चलते ऐसे उम्मीदवार जीतते रहते हैं
एक चुनाव नहीं, लगातार कई चुनाव तक, जिसके पीछे माफ़ कीजिएगा ये कहने में संकोच नहीं कि योग्यता से अधिक जो हाथ होता है वो जाति का होता है, क्योंकि इसको खूब बढ़ावा भी दिया जाता है। हम भीतर भीतर ज़रूर हम लोग ये कहते हैं कि नहीं नहीं साहब अब कोई जात पात नहीं है, लेकिन सर चुनाव में तो खूब है सर, और इसीलिए जो है इसको खूब सर भी उठाया जाता है कि आप ही के बीच में से आने वाले माननीय हमारे विश्वसनीय भरोसेमंद साथी, आप इनकी ताकत बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे, और हमें आगे रहना, हमें यानी किसी विशेष जाति को। खैर, तो अब आप देख रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों जाति के इस इक्वेशन को लेकर बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, और इसीलिए रविदास जी भी याद आ रहे हैं, तमाम और बड़े जो अलग अलग समुदायों के धर्माचार्य हों या गुरु हों या प्रभावशाली सार्वजनिक जीवन के सक्रिय व्यक्तित्व हों, ऐसे लोगों को याद किया जा रहा है। आज इसी पर बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। हमारे साथ हैं सनवर पटेल साहब हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, युवा नेता हैं, बहुत स्वागत है। अब्बास हफीज़ साहब हैं, युवा नेता हैं कांग्रेस के, कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष हैं, बहुत स्वागत है। मनोज सैनी जी हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर, उनका भी स्वागत है। मनोज, जात न पूछो साधु की, लेकिन राजनीति के लिए तो नहीं है ये वक्तव्य, कैसे देखते हैं आप? उल्टा कर देते हैं सर कि जात पूछ लीजिए किस जाति से कौन आता है, तो मुझे लगता है ये राजनीति शुरू हो जाएगी। और इस बार की राजनीति, इस बार का 2023 का चुनाव तो जिस पर हम लगातार चर्चाएं करते रहते हैं अलग अलग मुद्दों पर, लेकिन जातिगत समीकरणों का आधार तो निश्चित रूप से बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने हाल ही में जो तैयारियां की है कि अलग अलग यात्राएं निकाला जाना है, जिसको लेकर पहले भी हमने चर्चा की है, लेकिन बड़ी बात यह है कि 65,000 गाँव तक पहुँचना और जाति यानी अनुसूचित जाति वर्ग को साधना। पिछली बार 35 सीटें हैं कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में, 16 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई थी, बड़ा नुकसान हुआ था भारतीय जनता पार्टी को। और चंबल ग्वालियर में भी कुछ ऐसी स्थितियां बनी, आपको याद होगा, कुछ ऐसे नारे, कुछ ऐसी बातें सरकार की तरफ से आई, वो बड़ी महंगी पड़ी थी। तो इस बार सरकार भी कोई कमी या कोई गलती नहीं करना चाहती है, तो उन चीज़ों को दुरुस्त करना चाहती है। दूसरी तरफ कांग्रेस भी उन चीज़ों को जिससे पहली बार उनको सफलता मिल गई थी, उन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ना चाहती है। और आप देखिए बड़ी तेजी से घटनाक्रम बदला है। अब मध्य प्रदेश की कोई भी छोटी सी घटना भी होती है, अब वो बड़ी कही जा सकती है राजनीतिक दृष्टि से, लेकिन बड़े राष्ट्रीय स्तर के नेता जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे तत्काल ट्वीट कर देते हैं, राहुल गांधी ट्वीट कर देते हैं, या उधर से अमित शाह या वरिष्ठ नेताओं की तरफ से ट्वीट हो जाता। तो हमें लगता है मध्य प्रदेश का जो चुनाव है 2023 का, उसमें जातिगत समीकरण भी दिखने वाले हैं, बाकी जो अन्य रणनीतिक तौर पर तैयारियां हैं वो भी दिखने वाली है, क्योंकि ये वही है करो या मरो जैसा चुनाव है शरद जी। इसलिए बहुत ऐसी चीज़ें सामने आने वाली। अमित शाह का दौरा फिर आ गया है सामने, 26 तारीख को यहाँ पहुँच रहे हैं, 3.5 घंटे बिताने वाले। निश्चित है जातिगत समीकरणों पर भी बात होगी, टिकटों का आधार क्या होगा, जो कमेटियां अभी तक नहीं बनी उन कमेटियों में और क्या नया कुछ करना है, इसीलिए कमेटियों को रोक दिया गया। अब 27 तारीख को संभावना यह है कि सूची सामने आ जाएगी। तो दोनों दल अपने अपने तरह से लगे, लेकिन जाति को राजनीति में नहीं भूला जा सकता। तो राजनीति में तो उल्टा है, जाति ही पूछो उस मतदाता समूह की जो जिसके समर्थन से आप, खैर इतनी भी ऐसी भी स्थिति नहीं है कि ऐसा आप टीका टिप्पणी में व्यस्त हो जाए। अब्बास हफीज़ साहब, तो रविदास जी भी हैं, सागर में रैली भी है और आरोप भी हैं, और ऐसी घटनाओं को भी दोनों ही तरफ से ढूंढा जाएगा जिसमें अगर समाज के कमज़ोर या वंचित वर्ग के साथ कोई घटना होती है तो उस घटना में किसका हाथ है या किसका हाथ साबित कर दिया जाए। यहाँ राजनीतिक दल या राजनीतिक व्यक्ति की बात है, ये चुनावी लड़ाई का अहम हिस्सा है, किसी को आश्चर्य भी नहीं होता है। जी देखिए शरद जी, सबसे पहली बात यह है कि कौन किसका हितैषी है और कौन किसके नाम पर राजनीति करता है, ये मध्य प्रदेश में तो बेनकाब होते जा रहे हैं। वो तमाम लोग जो सिर्फ़ और सिर्फ लोगों के जाति के नाम पर राजनीति करवा लीजिए या आपस में लड़ाने के नाम पर राजनीति करा लें, वो लोग जिन्होंने माई के दाल का नारा दे के पूरा माहौल ख़राब कर दिया था ग्वालियर चंबल संभाग का 2018 से पहले, और वो उसके बाद फिर कुछ भी कह लें, लेकिन जनता जानती है। कांग्रेस पार्टी की नैतिक जिम्मेदारी है कि वो हर एक मुद्दे को उठाए, हर एक पीड़ित की बात को आगे ले जाके रखे और उसको न्याय दिलाने का काम करे। हम अपनी नैतिक जिम्मेदारी पूरी करते हैं, हम अपना विपक्ष का फ़र्ज़ निभाते हैं। सत्ता में रहते हैं तो भाई उसको न्याय दिलाने का काम करेंगे, सत्ता के बाहर है, विपक्ष में है तो उसकी आवाज़ बनने का काम करेंगे। मध्य प्रदेश हर दिन कुछ ना कुछ इस तरह की घटनाएँ देख रहा है, चाहे वो सीधी में एक आदिवासी वर्ग के व्यक्ति के चेहरे के ऊपर बीजेपी के एक बड़े नेता का इस तरह से कृत्य करना कि उसको जिक्र करना भी यहाँ अनुचित है,
और पूरे आदिवासी वर्ग के खिलाफ जो इनका माहौल है वो सामने दिख गया। चाहे वो एक एससी वर्ग से आने वाले व्यक्ति को छतरपुर में जिस चीज़ का सामना करना पड़ा और उसके चेहरे के ऊपर जो कुछ किया गया वो निंदनीय है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो बात कही है वो आंकड़ों के हिसाब से कही है। एनसीआरबी का डेटा कह रहा है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो कह रहा है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रताड़ित है तो वो आदिवासी वर्ग है। हमारा एससी वर्ग तो पहले से है, अल्पसंख्यक हों जो भी हों। तो ये क्यों किस इस तरह के हालात बने हैं, इसका जिम्मेदार कौन है, ये समझने के लिए जनता बहुत समझदार है, वो जानती है। दूसरी बात यह है कि हमने कभी किसी को जाति के आधार के ऊपर अलग अलग नहीं रखा है। चाहे मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य की बात कीजिए शरद जी, या फिर हम देश के परिप्रेक्ष्य में देखें, हमारे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी एससी वर्ग से आते हैं। वो उसके नाम पर राजनीति नहीं करते कि मैं दलित हूँ और मुझ पर अत्याचार हुए हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता आज वो हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी। तो ये हम में और बीजेपी में आप अंतर कह लीजिए या जो समझना है समझ लें। मध्य प्रदेश के अंदर 2 बार उप मुख्यमंत्री का देना कांग्रेस पार्टी ने आदिवासी वर्ग से दिया, बीजेपी ने क्या किया सब जानते हैं। हमारे आखिरी बात, संगठन में साझेदारी, हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी आदिवासी वर्ग से रहे हैं और आज की तारीख में युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। तो ये अंतर है और इसको राजनीति करने के आधार पर देखा जाएगा तो मुझे लगता है बहुत से लोग वंचित रह जाएंगे। हाँ, जो राजनीति कर रहे हैं उनको लोग जानते हैं अच्छे से जी, लेकिन मानने वाले ये भी मानते हैं, जो देश की राजनीतिक व्यवस्था को करीब से देखते हैं, उनका मानना है कि जब देश के सर्वोच्च पदों पर, चाहे वो संवैधानिक हों या राजनीतिक हों, उन पर आसीन व्यक्तियों को लेकर ये कहने की परंपरा समाप्त हो जाएगी कि देखिए इस पद पर हमने इस वर्ग से आने वाले व्यक्ति पहुँचे हैं वहाँ तक या पहुँचाया गया है, तो माना जाएगा। जब ये कहने की परंपरा समाप्त हो जाएगी, अभी शायद कुछ और समय लगे, लेकिन वो दिन हम देखेंगे ज़रूर और देखना चाहिए, क्योंकि निश्चित तौर पर इस देश में जन्मे हर एक व्यक्ति का ये अधिकार है, मूलभूत अधिकार है, संविधान प्रदत्त तो है ही, लेकिन मूलभूत अधिकार भी है कि वो अपनी योग्यता क्षमता से सर्वोच्च और शीर्षस्थ पदों तक बहुत स्वाभाविक रूप से पहुँचे। तभी हम दुनिया में और अपने भीतर भी, अपनी अंतरात्मा में भी एक चैतन्य और सर्वशक्ति संपन्न राष्ट्र के रूप में स्थापित होंगे। जी, मैं माफ़ कीजिएगा, थोड़ा भावुक होकर बोल जाता हूँ सनवर साहब, भूल जाया करिए। आप मुद्दे पर लौटिए, राजनीति पर लौटिए। जी 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 शरद जी। जी देखिए शरद जी, बहुत ही स्पष्ट है जिस प्रकार से हफीज अब्बास साहब ने कहा कि घटनाओं की याद दिलाई। उन्होंने कहा सीधी के बारे में, उन्होंने कहा छतरपुर के बारे में। सीधी और छतरपुर जैसी और भी घटनाएं ना मध्य प्रदेश में ना देश में कहीं स्वीकारी नहीं जा सकती। और ये अपराधी किसी के अपराधी नहीं हो सकते। ये अपराधी तो विकृत मानसिकता के अपराधी है, और जहां भी हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो या मध्य प्रदेश के बाहर हो, ऐसे अपराधियों का सभ्य समाज में कोई स्थान नहीं है। कानून के द्वारा ऐसे अपराधियों को नैस्त नाबूद किया जा रहा है। लेकिन साथ ही हम बात करते हैं अन्य प्रांतों की, तो हमने देखा कि राजस्थान के अंदर किस तरह से एक वहां की सरकार के मंत्री ये कहते हैं कि हमको अपनी कानून व्यवस्था को देखना चाहिए, हमको अपने गिरबान में झांकना चाहिए। ना किंतु ना परंतु, ना कोई नोटिस, ना कारण बताओ, सीधा बर्खास्त कर दिया जाता। तो कांग्रेस की कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। हमारे विद्वान साथी ने कहा कि उन्होंने 2 उप मुख्यमंत्री दिए। मैं अपनी उम्र के 50 सालों की बात करूं तो पहला अल्पसंख्यक राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम साहब, अटल जी की सरकार, राज्य की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नॉमिनेट किया था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बने। आप अनुसूचित जाति की बात करें तो हमारे पूर्व राष्ट्रपति अभी कोविंद जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। आप जनजाति आदिवासी भाई बहनों की बात करें तो हमारी वर्तमान राष्ट्रपति महोदया, इस देश का शीर्ष वो बहन हमारी उस वर्ग से हैं। तो भारतीय जनता पार्टी तो सबका साथ सबका विकास नारा नहीं देती है, करके दिखाती है। और कांग्रेस ने हमेशा इस प्रकार की छोटी राजनीति करने का काम किया है, ओछी राजनीति करने का काम किया है। अच्छा होता कि खड़गे साहब उस वर्ग से हैं तो खड़गे साहब आते 12 तारीख को, आपका अभिनंदन है, स्वागत है आपका। और आप कहते हैं कि अभी क्यों,
तो 47 सालों में, जिन 47 सालों में आपकी सरकार थी लगभग मध्य प्रदेश में, उन सालों में आपने क्यों नहीं किया? आपने कभी कोशिश की कि इस प्रकार के जो प्रतिमान है हमारे समाज के वो स्थापित हो? आखिर क्यों महू में अंबेडकर जी की का जो स्थान है वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाती है? और आज जब रविदास जी का मंदिर बन रहा है, 5 स्थानों से यात्रा चालू हो रही, चाहे श्योपुर हो, बालाघाट हो, नीमच हो, तो आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? 53,000 गांव से एक एक मुट्ठी मिट्टी आ रही है। वो भावनाओं की मिट्टी है, वो आस्था की मिट्टी है। तो आप भी शामिल हो जाइए, खड़गे साहब भी शामिल हो जाते, संत रविदास जी तो सबके हैं, उसमें कहाँ मना है? जी, आपने तो बड़ी भावुक तकरीर दे डाली साहब, मैं तो खो गया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि सत्ता को लेकर भी कहीं ऐसा हो जाए कि एक पार्टी दूसरी पार्टी से कहे कि नहीं, आप हमसे अधिक योग्य हैं, हे भातृवर आप विराजें इस पर, ये चुनाव हम छोड़ रहे हैं। काश ऐसा भी दिन और ऐसी विराटता और ऐसी उदात्तता के भी दर्शन हो। लेकिन फिर देखने वाले कह रहे होंगे कि राम राज्य में भी कठिन था शरद जी, आप कहाँ 2023 में बात कर रहे हैं। मनोज, बात सही है कि दोनों ही पार्टियों पर अगर उंगली उठाने की बात की जाए तो कुछ ना कुछ ढूंढ ही लिया जाता है। जैसा सनवर पटेल साहब ने उठाया, हुड्डा साहब जो हैं राजस्थान में मंत्री थे, अपनी ही सरकार पर स्त्री उत्पीड़न की घटनाओं को लेकर उन्होंने कहा कि आंखें झुक जाती हैं। और ऐसा सिर्फ कांग्रेस में ही नहीं है, कई बार बीजेपी पर भी इस तरह की बातें कहने वाले नेताओं ने कहा है, भले ही खुलकर ना कहा हो, पर्दे के पीछे कहा हो। लेकिन प्रश्न ये है कि इसके बिना राजनीति की गति भी तो नहीं है। आखिर आप समाज के वंचित और कमज़ोर वर्गों के बिना आप चुनाव लड़कर सरकार बनाने की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्या कोई ऐसा रास्ता भी नज़र आता है आपको भी कि इस वर्ग को जो असली ताकत और शक्ति की ज़रूरत है, उस शक्ति की दरकार अभी भी है? क्योंकि जिस तरह की घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण हम सुन लेते हैं, वो ये तो बताती हैं कि अभी भी सशक्तिकरण के लिए बहुत कुछ किया जाना ज़रूरी है। देखिए, जितने भी घटनाक्रम शरद जी हुए हैं अभी, जो आप भी कह रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदार दोनों ही पार्टियां हैं। बीते वर्षों में चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो या भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकारें रही हो, आप बात करते हैं एजुकेशन, शिक्षा, जिन चीज़ों की बहुत ज़रूरत है, हेल्थ की, उन पर कितना काम हुआ? यदि उस तरफ हम ध्यान देते हैं, और आप देखिए कौन कल्पित है, कौन पीड़ित है, जो पीड़ित सामने आते हैं उनसे आप बात करेंगे या उनसे समझेंगे, तो वही लोग क्यों ऐसी घटनाओं के शिकार बन जाते हैं? क्या इसके पीछे भी कुछ होता? मैं ये नहीं कह रहा कि किसने क्या किया, क्या हुआ होगा, लेकिन उसके पीछे हो सकता है कि उनका एक अनजाना व्यवहार रहा हो, या अबूझ तरह की जिस तरह का उनका एक व्यवहार होता है, वो शायद लोगों को उस पर हावी हो जाते हो। ऐसे लोग जिन्हें नहीं होना चाहिए, वो समझ ही नहीं पाए, वो अपने आप को आज भी बड़ा समझते। तो मुझे लगता है इन सब पर दोनों ही दलों को काम करने की ज़रूरत है, जिस पर बात नहीं होती। हाँ, ये ज़रूर होता है कि किसी एक ने किया तो वो दूसरे को बता देगा। आज लाल सिंह आर्य भी राजस्थान का जिक्र कर रहे थे, वो भी यही बता रहे थे कि आप मध्य प्रदेश की बात क्यों करते। लेकिन क्या मेरी कमीज तेरी कमीज से साफ, इससे काम नहीं चलेगा। बात तो ये होना चाहिए कि हम दोनों मिलकर क्यों ना कोई ऐसा निर्णय लें। तो मुझे नहीं लगता है कि वर्तमान की राजनीति में इस पर दोनों ही दल विचार कर रहे होंगे। हाँ, ये जरूर विचार होता है कि अपराध की जो संख्या है वो कम हो, जो आंकड़ा दिखाई देता है वो कम हो। पर 2023 का चुनाव तो शरद जी बहुत अलग है। इसमें देखिए आप जिस तरह के घटनाक्रम मध्य प्रदेश में सामने आ रहे हैं, ये बता रहे हैं। पहले भी हम इस मुद्दे पर चर्चा किए थे कि 2023 का चुनाव में ऐसे कई घटनाक्रम सामने मिलेंगे जो पहले के होंगे वो बाद में अब दिखाई देंगे, या फिर जाति के हो, जनजाति के हो। लेकिन ये चिंता बढ़ाने वाली बात है, मुझे लगता है विचार कर लेना चाहिए दोनों। उमा भारती जी इसीलिए बड़ी बेबाकी से कह भी जाती हैं कि कांग्रेस की आलोचना में बहुत उलझने की ज़रूरत नहीं है, मुद्दों पर केंद्रित रहें। और प्रियंका गांधी कह जाती हैं ग्वालियर में यही बात कि आलोचना करने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन मैं उसमें नहीं उलझूंगी। तो ये बड़े साहसिक बयान हैं और ये बताते हैं कि ऐसा नहीं है, दोनों तरफ से बराबर ऐसा सोचने वाले नेता हैं जो ये बात कहते हैं। अब्बास हफीज़ साहब।
जी, आलोचना सही बात है, करने से बेहतर है कि हम अपना काम जो है बहुत तेज़ी से करें और जिस लिए चुने गए हैं उसके तरफ ध्यान दें। लेकिन कहीं न कहीं जवाब देना बड़ा ज़रूरी हो जाता है और बहुत सारे आरोप ऐसे लगते हैं कि जो दुष्प्रचार के रूप में बहुत आगे चले जाते हैं। आज की तारीख़ के अंदर कौन हितैषी है, कौन विरोधी है, कौन आदिवासी हितैषी है, कौन दूसरे वर्गों का हितैषी है, कौन विरोधी है, ये इसी पर राजनीति अगर की जा रही है और आरोप लग रहे हैं तो उसके प्रमाण कहीं हैं और कहीं प्रमाण नहीं हैं। जैसे कि सनव्वर भाई ने कहा कि अम्बेडकर जी की जो जन्मस्थली उसका लेकर इन बीजेपी की सरकार ने काम किया, बहुत सारी बातें कहीं। सनव्वर भाई बड़े भाई हैं, लेकिन अम्बेडकर नगर नाम दिग्विजय सिंह जी ने रखा 2003 में सरकार जब हमारे थी उस दौरान। और उसके बाद अगर बात की जाए कौन आरोप लगा रहा है, ये भी एक बड़ा विषय है। आज जितनी हम बातें कर रहे हैं आदिवासियों के संदर्भ में या हमारे मूल निवासी भाइयों के भाई बहनों के संदर्भ में, सबसे ज़्यादा दिल दहला देने वाली घटना घटी है मणिपुर में। अब मणिपुर में डबल इंजन की सरकार है, मैं राजनीति बिल्कुल नहीं करना चाहता, लेकिन बीजेपी के विधायक ने आज वहाँ बयान दिया है कि सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है और सरकार की मिली भगत है। ये हम नहीं कह रहे, बीजेपी के विधायक हैं, मैं नाम भी थोड़ा समझ में इतना मजबूती से आता नहीं है, उनका नाम है पाओलीनलाल हाविकिप, ये बीजेपी के विधायक हैं। तो राजनीति में अगर कोई वर्ग पिसने लगे तो शायद फिर हम सबको सोचना चाहिए कि वो वर्ग हमारी राजनीति का शिकार तो नहीं हो रहा कहीं ना कहीं। तो ये चिंता का विषय हर राजनीतिक दल के लिए होना चाहिए और वॉट अबाउटरी से काम नहीं चलेगा। जैसे मैं यहाँ राजस्थान की मिसाल पे चला जाऊँ, जो दूसरे मणिपुर चले जाऊँ, सनव्वर भाई राजस्थान पहुँच जाएं, इससे काम नहीं चलेगा, बल्कि इसको तो एक हल निकालने की तरफ आना पड़ेगा कि जो वर्ग हैं वो वाकई में सबको साथ में लेके चलने का काम किया जाए। और हमारी पार्टी इसकी हमेशा हितैषी रही है और हमने हमेशा यही राजनीति का तरीका अपनाया। जवाब जी। देखिए शरद जी, बहुत अंतर है। बहुत अच्छी बातें करते हैं हमारे विद्वान साथी, लेकिन अंतर बहुत है। जहाँ जहाँ जब कांग्रेस की सरकारें रही है, बड़ा अंतर रहा है। अब बताइए आप, मध्य प्रदेश के लोग क्या भूले हैं सागर की उस घटना को कि किस प्रकार से हमारे एक साथी अहिरवार को जिंदा जलाने का काम हुआ था। तो इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो घटनाएं भूली नहीं जा सकती, इसमें कोई राजनीति नहीं है, लेकिन अंतर आपको खत्म करना पड़ेगा और कांग्रेस ने हमेशा इस अंतर को बढ़ाया है। अब हमारे जो विद्वान साथी उन्होंने जवाब नहीं दिया कि राजस्थान में क्यों आपको तत्काल सस्पेंड करना पड़ा। उन्होंने इस बात का भी जवाब नहीं दिया कि क्यों भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही शीर्ष नेतृत्व पर जो नीचे के लोग हैं, जो पिछड़ गए हैं, उनको आगे बिठाती है। नहीं दे पाए जवाब। क्यों? क्योंकि उनकी जो पार्टी है वो इन सब बातों पर काम नहीं करती है। अब हमारे विद्वान साथी व्यक्ति के नाते अच्छे व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से किया है वो सबके सामने है और रिजल्ट भी सबके सामने है। देश की जनता ने, मध्य प्रदेश की जनता ने देखा है और देखने के बाद आईना दिखाया है लगातार। आज एक जमाने में कांग्रेस पार्टी 404 सीटें लाती थी, 44 पर सिमट गई। 30 राज्यों में जिनकी लगभग सरकारें होती थी वो 2.5-3.5 राज्यों पर सिमट गए। क्या कारण है? इनको मंथन करना होगा भाई। आप टीवी पर बैठकर या आप कैबिन में बैठकर या आप ट्वीट कर आप चाहते हैं कि हम हितैषी दिख जाए तो दिख नहीं सकते। आपको किसी के सुख दुख में खड़ा होना पड़ेगा। जी, ये महत्वपूर्ण बात आपने कही है और ये सिर्फ कांग्रेस के लिए मौजूद नहीं है, ये उस बीजेपी के लिए भी मौजूद है जो 2 सांसदों की पार्टी से इस बार दूसरी बार बहुमत की सरकार है और तीसरी बार के लिए मजबूती से दावा पेश कर रही है, ऐसा राजनीतिक समीक्षक ही मानते हैं। तो राजनीति ये सही बात है कि आप छोटे से बड़े होते हैं और कई बार बड़े से छोटे भी हो जाते हैं, क्योंकि ये जनता की अदालत है। लेकिन ये सही है कि समाज के वंचित वर्ग, कमज़ोर वर्ग, चाहे वो दलित हों या आदिवासी हों, उनसे जुड़े मुद्दों पर डरने के बजाय या समझौते करने के बजाय राजनीतिक दलों को गहरे साहस के साथ भी सामने आना होगा। ये सही बात है कि संघर्ष एक बहुत बड़ी चुनौती है और आज भी समाज का ये तबका इस संघर्ष और इस चुनौती का सामना करता है, जहां सामंती मानसिकता के लोग अभी भी मौजूद हैं, चाहे वो सिस्टम में हो चाहे वो समाज में हो। लेकिन उनके विरुद्ध बहुत ताकत से कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो सरकारें क्यों ना हो, चाहे वो समाज के ताकतवर लोग क्यों ना हो।
यहाँ हमारी व्यवस्था सकुचाती है, डरती है, झिझकती है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो। अगर कोई हुड्डा साहब राजस्थान में ये मसला उठाते हैं तो ये सही बात है कि पार्टी लाइन के खिलाफ जाते हैं, लेकिन क्या बर्खास्तगी ये नहीं बताती कि आप पूरा सच या अधूरा सच या जो भी सच है या नहीं भी है तो उसको लेकर जनता के सामने जाने से बचते हैं? और ये बीजेपी के लिए भी है कि आप उन मसलों पर क्यों खुलकर नहीं बोलते हैं कि ऐसी घटना कहीं भी होती है तो उसके लिए जिम्मेदार समाज है। एक घर पर बुलडोजर चलाने से समस्या का हल नहीं निकलेगा। समाज की उस सोच को, जहां सामंतवाद पलता है, आपको चोट वहां करनी होगी। ऐसे सामंतियों को पहचान कर उनको बताना होगा कि समानता भगवान राम से लेकर आज के भारतीय संविधान का अभिन्न हिस्सा है, लेकिन ये नहीं किया जाता है। ये कहने में मुझे संकोच नहीं है। कभी ना कभी तो होगा, करना ही चाहिए, करना ही होगा, ये आपकी संवैधानिक और नैतिक बाध्यता है। बहुत धन्यवाद अब्बास हफीज साहब, धन्यवाद सनवर पटेल साहब, शुक्रिया मनोज जी। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, डर या निशाना। नमस्कार।